मैं कुमार रवि। बिहार विधानसभा 2025 के चुनावी नतीजे आ चुके हैं। बहुत ही पूर्ण बहुमत या जनादेश कह लीजिए आप, बम्पर जनादेश एनडीए को मिला है। नीमो का लहर चला है। नीमो मतलब नीतीश और मोदी का लहर। बिहार में सब कुछ गर्दा हो गलवा। बिहार वाले एकदम गर्दा कर दिया। जिसको माथे चढ़ाया माथे चढ़ा लिया, जिसको उतार दिया उतार दिया। इस समय हमारे साथ एक शख्सियत ऐसी हैं जिनसे हम बात करेंगे। काफी एक लंबे अंतराल के बाद सर से मुलाकात हो पा रही है। सर की जन्मभूमि रही बिहार, कर्मभूमि पश्चिम बंगाल, कलकत्ता से शुरू हुआ सफर राजधानी लखनऊ में एक प्रमुख अखबार के उसके संस्थापक सदस्यों में रहे। लंबा समय यहां पर जो है सर ने दिया। उसके साथ ही सर जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दक्षिण भारत के कई अखबारों में हिंदी, इंग्लिश और तमाम ऐसे जो है मीडिया संस्थानों में सर का अनुभव रहा। दिल्ली सर ने जो है बहुत लंबा समय बिताया। आज अपने एक बेबाक लेख या बेबाक टिप्पणी से सर अक्सर कभी आ जाते हैं और जो एक मेन स्ट्रीम जो मीडिया चल रही है उससे अलग और दिगर सीधे जनता की बात, सीधे मुद्दों की बात बिना किसी लाग लपेट के करते हैं। इस समय हमारे साथ हैं प्रभात रंजन दीन सर। सर आपका बहुत रवि सर बहुत बहुत सर आपका स्वागत है सर। रवि, मैं इसको पकड़ लूं? सर जो हमारे सामने मुखातिब हैं रवि सर, वो हमारे बहुत ही प्रिय भाई भी हैं, मेरे साथ काम कर चुके हैं, मेरे पुराने कलीग भी हैं। और जो एक जिसको कहते हैं सैद्धांतिक स्टैंड पे जीवन को चलाना, उस स्टैंड पर जो कि आज की दुनिया में बहुत ही अव्यवहारिक स्टैंड होता है, माना जाता है ऐसा, लेकिन उस स्टैंड पर चलते हुए जो लोग भी हमारे साथ थोड़ा चलने की कोशिश करते रहे और जो स्टैंड कर रहे हैं उस पर, उनमें रवि आपका भी नाम शामिल है सर। बहुत बहुत तो इसलिए आपसे ये बात करते हुए मुझको बहुत ही खुशी हो रही है। रवि, ये बताएं कि बिहार का जो चुनाव है, कई मुद्दों पर, जैसा आपने भी कहा कि उसने कई नई तरह के नए किस्म की धारा दी है ना सर। तो उसको थोड़ा हम लोग इलेबोरेट करेंगे। और जैसा आपने कहा कि मैं चूंकि बिहार का रहने वाला हूं, सीतामढ़ी एक जिला है, वहां मेरा नेटिव प्लेस है और पटना यूनिवर्सिटी में ही हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, सारा वहीं बढ़े पले बढ़े। उसके बाद खाना बदोश की तरह घूम रहे हैं। तो बिहार को जिन लोगों ने भी नजदीक से देखा है और जो लोग भी ईमानदार हैं अपने काम के प्रति, अपने विचार के प्रति, भाई नेचुरल है कि जो अपने विचार के प्रति, जो अपने संस्कार के प्रति ईमानदार होंगे, वही काम के प्रति भी ईमानदार होंगे सर। मैं ये बात बहुत ही रेखांकित करके इसलिए कह रहा हूं रवि कि इस चुनाव को पर पूरे दुनिया की निगाह थी। नेचुरल है, हम लोग जर्नलिस्ट हैं, हम लोगों की निगाह थी, हम लोग भी देख रहे थे इसको। आप ये देख रहे होंगे कि चुनाव की एनालिसिस को लेकर, उसके बाद एग्जिट पोल को लेकर जिस तरह से पत्रकार जो है अनाप शनाप बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि जिसका कि मौलिकता से, जमीन से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोग अभी चुनाव का रिजल्ट आने वाला है उसके पहले वो डिक्लेयर कर रहे थे महागठबंधन ये हो गया और बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। किसी का भी सुपड़ा साफ हो जाए, लेकिन आप, हम लोगों को क्या है, जर्नलिज्म की सीख क्या है कि आप जो है किसी भी चीज का के जज नहीं है सर, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तो कई बार कह चुका कि आप मीडिया ट्रायल न करें, लेकिन अपनी आदत से बाज नहीं आते लोग। आप ये देखिए कि जिन लोगों ने निर्णयात्मक तरीके से बात की एग्जिट पोल को लेकर या उसके पहले चुनाव को लेकर, उनको आज भी जब वो टीवी और कैमरे के सामने आते हैं, उनके चेहरे पर शर्म नहीं दिखाई दे रही है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जिसको आप कहते हैं ना कि मोरल ग्राउंड पे कुछ चीजें सोचना और उस पर शर्मिंदगी महसूस करना, वैसे लोग, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन नाम आप जानते हैं और पूरी दुनिया जानती है ऐसे लोगों को। टीवी के नामी चेहरे हैं जो पहले टीवी में चैनल में थे, वहां से वो धक्के खा कर फिर यूट्यूब और ये सब कर रहे हैं। लेकिन उन लोगों को जब ये मैंडेट आया तो सबसे पहला उनकी पहली जिम्मेदारी थी, पहला दायित्व था कि वो अपने दर्शकों से, श्रोताओं से माफी मांगते कि भैया मुझे शर्म आ रही है ये कहते हुए कि मैंने अभी 2 दिन पहले जो रिजल्ट दिया था वो ठीक नहीं था और मैं इसमें सुधार कर रहा हूं। अब आते हैं चुनाव पे। सर मैं पकड़ लूंगा सर। अब देखिए, जैसे रवि, चुनाव हुआ और चुनाव के पहले जिस तरह का नाटक हुआ, वोट चोरी का नाटक हुआ और
SIR को लेकर नाटक हुआ और ये तमाम जो नाटक नौटंकी हुई, ये किस बात के लिए थी? आप ये सोचिए, आप अगर बैकग्राउंड में झांकें तो आपको लगेगा कि आप पदयात्रा निकाल रहे थे, आप सड़कों पर अपने कार्यकर्ताओं को पिटवा रहे थे। आपको याद है ना वो लाठीचार्ज? आप पिटवा रहे थे, उसके बाद आप अनाप शनाप बात कर रहे थे, आप किसी की मां को लेकर बात कर रहे थे, आप किसी के व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे थे। तो आपको यह समझ में आ रहा था कि जनता जो है आपकी तरह लुच्ची लफंगी नहीं है। आप उस जगह जाते हैं, ठीक है कि आज वो कहते हैं ना कि सिक्के का दो पहलू होता है, तो एक इंटेलिजेंट होता है, एक पहलू इंटेलिजेंस का है, तो दूसरा पहलू इडियोसी का होता है। तो वो कहते हैं कि एक दौर में बिहार जो है सुपर इंटेलिजेंस के दौर में था, तो उसका जो सिक्के का दूसरा पहलू है उसको भी तो बिहार को ही देखना होगा ना। तो वो आपको यह समझ में नहीं आ रहा कि सुपर इडियोसी का दौर जो था, जिसको राजनीतिक बोलचाल की भाषा में आप जंगल राज कहते हैं, वो हम इंटेलेक्चुअल भाषा में उसको सुपर इडियोसी का दौर कहते हैं। आप जब कहते हैं कि बिहार के लोग चाणक्य बिहार में पैदा हुए और तमाम चंद्रगुप्त पैदा हुए और वो इंटेलिजेंस पैदा हुआ, बुद्ध ने नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, बुद्ध हुए, बुद्ध को बोध ही मिला जिस धरती पर, तो वो जो है वो सुपर इंटेलिजेंट धरती है, उसका वो दौर था। सुपर इडियोसी का भी दौर आना था, तो सुपर इडियोसी का दौर आ रहा है, आया। आप जंगल राज जो आया, लालू यादव का दौर जो था वो क्या था? सुपर इडियोसी का दौर था। सर, उसमें आपने पत्रकारिता आपने शुरुआत की थी, लालू का दौर भी आपने देखा और नीतीश का भी दौर देखा, और आज जो कहा जा रहा है इस बार की 15 साल के बाद एक जनरल टेंडेंसी हम लोग के सर एक पॉलिटिकल सिनेरियो में होता है कि उसके बाद एक एंटी इनकम्बेंसी का वेव चलता है, तो ऐसा कुछ सर इस चुनाव में दिखा नहीं, और कहा जा रहा है कि ये ईवीएम बनाम बिहार की जनता का यह है। इस बात पर हम आते हैं रवि, कि जैसे आपने कहा ना कि आपने पत्रकारिता का वो जमाना, मैं जो हूं मैंने कई दौर देखे हैं। पत्रकारिता मैंने 1985 से शुरू की थी। अब तो हम लोग बुढ़े हो गए ना, लॉर्ड में आ गए, लॉर्ड हाउस ऑफ लॉर्ड में आ गए। हाँ, हम लोगों का कैसेट बहुत बचा। लेकिन सर कहते हैं कि पत्रकार की अगर दाढ़ी और बाल सफेद हो जो कहते हैं तो उसकी कीमत और बढ़ जाती है। आप अपने लिए कह रहे हैं लेकिन ये अभिनेता पे सेट नहीं होता, लेकिन पत्रकारों पे सेट होता है। सेट होता हो, चलिए, तो हम ये कह रहे हैं कि हम उस बात को पूरा कर रहे हैं कि वो जो है इडियोसी का दौर था, और उसमें आप सोचिए ना कि कितनी कैसी इडियोसी थी कि आपके मोहल्ले में, आपके घर पे, आपके गांव में सड़क बनेगी तो सड़क मत बनवाना, पुलिस आ जाएगी, आपको पकड़ के ले जाएगी, रोड एक्सीडेंट में मर जाओगे। इस तरह के कॉन्सेप्ट जब दिए जा रहे थे, पैदा किए जा रहे, हाँ, पैसा पैदा किए जा रहे थे, जिसको आप जंगल राज कहते हैं, लेकिन वो सुपर, मतलब उसको हिंदी में अगर कहते हैं तो महामूर्खता का दौर था, बेवकूफाना का दौर, बेवकूफाना महामूर्खता का दौर था। तो आप उस दौर से उबर रहे हैं। इसका संकेत कैसे मिलता है? इसका संकेत मिलता है कि जनता, वो कहते हैं ना कि आप हांडी का एक चावल टटोल लें तो आपको पता चल जाना चाहिए। तो आप जो है उन पत्रकारों को जो हांडी 2 दिन पहले टटोल रहे थे चावल, वो कौन सा चावल टटोल रहे थे, है ना? इसका मतलब है कि वो टटोल नहीं रहे थे, वो कुछ और खेल कर रहे थे। सर, बिहार के इस चुनाव में तो सर आप जैसे मान ले कि, सॉरी आप बीच में इंटरप्ट कर रहा है, कि जैसे मान लीजिए कि ये चुनाव जो है, चुनाव का जो भी मैंडेट आया सर, तो मैंडेट जो आया उसके निहितार्थ अगर देखें, जैसे कल भी आपसे बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि देखिए ऐसा है कि एक पॉलिटिकलिटी है और एक सेंटिमेंटैलिटी है सर, है ना? तो दो बातें हैं। आंकड़ों की बात अगर करेंगे, डाटा की बात करेंगे, तो वो पॉलिटिकलिटी है, उससे बिहार का कोई लेना देना। अभी जो मैंडेट, मैं इस मैंडेट की बात कर रहा हूं सर, कि ये जो जन चेतना का जो उभार है, ये पॉलिटिकलिटी की तरफ नहीं, सेंटिमेंटैलिटी का संकेत देती है कि आप जो है 70% वोटिंग हो रही हो, जो मान लीजिए 45-50% पर सिमट जाती थी पोलिंग, वो आज 70%, 65% से ज्यादा ऑन एन एवरेज तो 70% वोटिंग हुई है। तो 70% वोट के लिए पब्लिक निकली है, इसका मतलब है कि वो सेंटिमेंटली इस चुनाव को ले रही थी, माइंडेड। कि अभी तक मैंने बहुत सारे चैनल देखे हैं, अभी तक किसी ने यह बात नहीं कही कि सेंटिमेंटल चुनाव था ये। तो सेंटिमेंट किस बात का था? तो बहुत सारी बातें इसमें थी कि सेंटिमेंट
आप जो कोई भी पार्टी है, मैं कोई भाजपा जीती है इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अन्य पत्रकारों की तरह भाजपा के लिए ढोल बजाने लगूं। भाजपा जीती है, वो अपने उनकी स्ट्रैटेजी होगी और वो एक अलग बहस का विषय है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जनता ने इस चुनाव को बहुत ही माइन्यूटली देखा और उसने इस सेंटिमेंट से देखा, जो भौतिकवादी जो सोच है वो सेंटिमेंटलिटी पर हावी हो रही है, लेकिन आप समझते नहीं है कि वही कारगर होता है, कि बिहार में वही कारगर होता है। सर इस सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ जो फैक्टर रहा, जो मैंने कुछ लोगों से बात की, तो एक फैक्टर आया कि सबसे ये जो एक इस बार का जो फैक्टर रहा सबसे बड़ा, कि ठीक छठ के बाद ठीक जो है चुनाव की तारीखों का होना, तो उस ओकेजन को इस चुनाव की तारीखों से जोड़ते हुए सेंटिमेंट एक जुड़ता चला गया। और लोग बताते हैं कि दुर्गा पूजा के पहले जो नीतीश गवर्नमेंट का जो था कि महिलाओं के स्वरोजगार के लिए जो 2-2.5 लाख की जो योजना थी, और पहला किस्त ठीक दुर्गा पूजा के पहले उनके खाते में आ जाना। और कल मैं सर एक वीडियो जो अभी मैंने अपलोड किया रात को और आपको भी भेजा है अपने व्यूवर्स को, तो उसमें मैं कहीं सर्च कर रहा था, मेरी टीम ने सर्च किया, तो एक इंटरनेशनल मीडिया में एक पत्रकार किसी लेडी खगड़िया की थी, कोई बहू थी, तो उनसे बात की जब उन्होंने कि, तो उन्होंने कहा कि देखिए हमारे सेंटिमेंट तो आप समझ सकते हैं, हम बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, लेकिन मेरी 80 साल की मदर इन लॉ है, उनका ये स्टेटमेंट रहा कि जब उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने यही कहा, खगड़िया की जो माता जी ने, कि बबनी हम ना जानी थी कि हमारे लड़का दे ना दे, लेकिन 1000-1100 रुपया महीना जो है नीतीश बाबू वहां जाते तो हमारा कमवा चल जाता है। तो जो आप सेंटिमेंट जो फैक्टर है, तो क्या लग रहा सर ये सारे फैक्टर सर जुड़ते चले गए? हाँ बिल्कुल, ये जो है बहुत ही आप वो टची बात है, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, कि ये बहुत ही टची बात है कि एक 70 साल की महिला कह रही है कि बेटा दे या न दे, नीतीश बाबू ये दे रहे हैं। हाँ, तो ये योजना, ये जो पैसा दे रहे हैं, देखिए अब चुनाव में जब हार जाते हैं विपक्ष के जो भी नेता हैं, जब चुनाव हार जाते हैं तो उनको ईवीएम और वोट चोर और ये सब पता चलता है। जब वो जीतते हैं तो वो गौण हो जाता है। हमारा कहना यह है कि ये जो पैसा दिया जा रहा है या जो कुछ भी धन दिया जा रहा है, ये धन सरकारी योजना के तहत आ रहा है ना सर। तो सरकार की योजना, तो जिस समय आप थे उस समय भी सरकार की योजना बना सकते थे, और आज नीतीश कुमार है तो वो भी सरकार की योजना बना सकते हैं और बना रहे हैं। आपने क्यों नहीं बनाया भाई? आपको हर योजना चुनाव के समय क्यों नजर आती है भाई? ये जो योजनाएं हैं, नारी सशक्तिकरण की योजना या महिलाओं को सशक्तिकरण करने की योजना, या लखपति दीदी, या जो सो कॉल्ड जो योजनाएं चल रही हैं, ये योजनाएं तो लगातार चल रही है ना, है ना। अब जैसे मान लीजिए उज्ज्वला योजना शुरू हुई या गरीबों को राशन की योजना शुरू हुई, तो योजना शुरू हुई और निरंतरता उसकी बनी हुई है, और वो निरंतरता में हर जगह देश में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है, उसका अगर फायदा हो रहा है तो आप उसको कहेंगे कि रिश्वतखोरी है? नहीं। तो सेंटिमेंट को कौन छू रहा है? पब्लिक के सेंटिमेंट को कौन छू रहा है, और पब्लिक के सेंटिमेंट को कौन हर्ट कर रहा है? तो इस सेंटिमेंट पर चुनाव हुआ है, पब्लिक के सेंटिमेंट को हर्ट किया है। आपने किसी भी नेता को, कोई भी नेता हो, देश का प्रधानमंत्री अगर है तो वो देश का प्रधानमंत्री है, आप उसकी मां को नहीं छोड़ रहे हैं। आप छठ पूजा जो महापर्व है, छठ के बारे में आप रवि जानते हैं कि जिस तरह से छठ का महात्म्य है, उसकी पवित्रता का कोई ठिकाना नहीं। जो लोग छठ को नजदीक से जानते हैं वो जानते हैं कि छठ की पवित्रता कितनी है। इस पर हम एक और चीज बात कहेंगे। अब ये बताइए कि छठ को लेकर आपने कह दिया कि डांस करते हैं, तो पब्लिक ने इसको, पब्लिक के हृदय में ये बात घर कर गई, बैठ कर गई, है ना। तो उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति को, इसलिए मैंने कहा कि सेंटिमेंटलिटी में पॉलिटिकलिटी डिसाइड हो गई। वाह, ये बड़ी बात है सर, है कि नहीं? आप ये देखिए ना कि भावना में राजनीति का भविष्य तय हो गया, बिहार में तय कर दिया कि आगे आने वाले समय में कोई भी नेता आस्था को लेकर और किसी की संवेदना, किसी के संस्कार को लेकर खिलवाड़ करेगा। आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, किसी की मां को लेकर बात नहीं कर सकते, है ना। छठ पर्व को लेकर आप बात नहीं कर सकते। इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सेंटिमेंट हैं। अब एक बात मैं कह रहा हूं, आपने छठ की बात कही, और ये राहुल गांधी, अब नाम मेरे मुंह से निकल गया चूंकि राहुल का ही प्रसंग आता है उसमें, तो राहुल गांधी इसलिए कि विपक्ष का नेता है, उसकी इतनी पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, इतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो छठ के बारे में जाने। छठ ही एक ऐसा, पूरे दुनिया में छठ एक ऐसा त्योहार है जिसमें आप पूरा रिकॉर्ड उठा लीजिए, गूगल देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए। छठ त्योहार है जिसमें
कोई भी ऐसा त्योहार नहीं है जिसमें कि सांप्रदायिक मनमुटाव नहीं होता, चाहे कांवड़ यात्रा निकल रही हो या दुर्गा पूजा निकल रहा हो या काली पूजा निकल रही हो, मतलब उसका जुलूस निकल रहा हो, पथराव और ये सब होता ही है, तनाव होता है। एकमात्र छठ है जिसमें एक उदाहरण अगर आप हमको दे दीजिए कि इसमें पत्थर चला हो, तो मैं कहूंगा कि मुझे शायद, ये प्रशांत किशोर की तरह बात नहीं कर रहा हूं मैं शायद पत्रकारिता छोड़ दूंगा, कि छठ में एक जगह भी सांप्रदायिक तनाव नहीं होता। और दूसरी बात, मेरी ससुराल मुजफ्फरपुर में है सर, वहां एक इलाका है मोती झील का, और उसे लगा हुआ, हो सकता है मोहल्ले का नाम हम गलत बता रहे हो, वो पूरा का पूरा इलाका मुस्लिम का इलाका है। ज्यादातर छठ व्रती औरतें उसी रास्ते से गुजरती हैं नदी की तरफ जाने के लिए। उस रास्ते में आप सुबह 4 बजे आपको वो सड़क इतनी धुली हुई दिखाई पड़ेगी कि आपको लगेगा कि हम यहां सो सकते हैं। जो बिहार में गंदगी का थोड़ा माहौल है और खासतौर पे जो कस्बे और ये सब हैं, लेकिन वो सारे जो सड़कें हैं, गलियां हैं, उसकी धुलाई पुछाई का काम मुसलमान करते हैं, मुस्लिम युवक करते हैं। और आपको बता दें, इस तरह की बहुत सारी खबरें भी आपने देखी होंगी कि मुस्लिम परिवारों से लोग छठ करते हैं। ये मैंने देखा। और सुबह सुबह वो चादर बिछा के, और कुछ नहीं बोलते हैं, चादर बिछा के ऐसे रखे रहते हैं, और वो महिलाएं आती हैं और छठ का प्रसाद उस चादर में डाल देती हैं। तो छठ एक सांप्रदायिक सौहार्द की स्थापना का पर्व है। और आप उस आस्था को लेकर ये चले तो, कमिंग ऑन टू द पॉइंट, इसमें बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि बड़ा तबका मुसलमानों का भी उसने बीजेपी को वोट दिया हो। मैं आपसे बता रहा हूं, इसलिए तो मतलब सर एमवाई फैक्टर भी इनका महागठबंधन का देखा जाए तो मुझे जी, आपको मैं ये बता रहा हूं, ये आप इसकी थ्रेड एनालिसिस करिएगा। हाँ। मैं ये आपको बता रहा हूं कि छठ की आस्था को लेकर जो मुस्लिम नॉर्थ बिहार में खास तौर पे और पटना में खास तौर पे आपने देखा होगा, सारी गलियां धुलती हैं। आप क्या समझते हैं, रमना रोड जो है वो पूरा मुसलमानों का इलाका है। आप देखिए ना किस तरह से पवित्रता रहती है। सर पटना सिटी में मैंने देखा, गुजरी बाजार वगैरह देखा है। तो इसका मतलब है कि छठ से मुस्लिमों का और किसी त्योहार से मतलब भले ही ना हो, लेकिन छठ से उसकी आस्था जुड़ी हुई है। इसलिए कि हमको याद है, मेरा जो परिवार का जो धोबी था मोती, वो जो है मुस्लिम था और वो छठ का प्रसाद देने आता था, है ना। तो इसका मतलब है कि छठ के सेंटिमेंट को जो आपने हर्ट किया, उसमें मुस्लिम परिवार भी हर्ट हुआ और मुस्लिम महिलाओं ने भी आपको वोट नहीं दिया। ये बड़ी बात सर ने बताई, ये जो एक एनालिसिस सर का रहा सर। और सर एक दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि सर जो कहा जा रहा है कि फिजिकली नीतीश बाबू इज नॉट सो फिट, हाउ कैन ही हैंडल, तो क्या लग रहा है सर कि अब और इस बार जो भाजपा का जो सबसे बड़ी पार्टी बनकर आना, तो क्या भाजपा इनको आगे कुछ दिन रखेगी, फिर फेस चेंज हो जाएगा? सॉरी मैं बीच में बात कर रहा हूं, मैं आपकी बात समझ गया। और रवि ऐसा है ना कि एक छोटा सा उदाहरण देता हूं सर। एक बार क्या है कि पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने, उसके पहले वो करीब मृत्युशैया पर जा चुके थे जी, है ना। अचानक क्या हुआ कि वो एक सर्कमस्टांस बना और वो प्रधानमंत्री बन गए। और प्रधानमंत्री बन गए तो वो जो सत्ता की जो ऊर्जा है, सत्ता की जो शक्ति है, उसका जो एक आभा मंडल है, गौर करिएगा, वो आपकी ऊर्जा, आपके रीढ़ की शक्ति बढ़ा देता है। आपको एक उदाहरण देता हूं, जिस समय वो प्रधानमंत्री बने उस समय, उसके बाद बंगाल में कोई चुनाव था, मुर्शिदाबाद में मैं भी को कवरेज करने के लिए गया हुआ था। तो वहां मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर से जो नरसिम्हा राव कंधा लगाकर भी नहीं चल पा रहे थे, उस नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनने के बाद उनको मैंने देखा हेलीकॉप्टर से कूद कर उतरते हुए। सत्ता की ऊर्जा ये होती है। इसलिए नीतीश कुमार के लिए जो उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके तमाम जो डिरेलमेंट को लेकर जो बातें होती हैं, उसमें थोड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी होता है कि एक माहौल बनाना, एक मुहिम बनाना, ताकि लोग ये सोचे कि अरे यार वो तो बीमार है, उसको क्या देना, है ना। तो आप उस जो राजनीतिक षड्यंत्र है या राजनीतिक जो तिकड़म है, उससे बियॉन्ड अगर देखें तो इसने, नीतीश कुमार ने अपना वजूद साबित कर दिया है, और उसके बाद जो है वो अब आप देखिएगा, मुझको ऐसा लगता है कि सत्ता की जो ऊर्जा है और ये जो विजय की ऊर्जा जो है ना, इस सेंटिमेंट में उनके रीढ़ में ताकत आ जाएगी। और वो जब आएंगे विधानसभा में अभी जो शपथ लेने, तो आप उनकी ऊर्जा देखिएगा, है ना। तो मुझको ये लगता है
कि दूसरा ये है कि आप ये देखिए कि भाजपा, अगर नीतीश कुमार का संख्या बल कम होता, अगर उनके जेडीयू का संख्या बल कम होता, तो भाजपा थोड़ा सोच भी सकती थी। लेकिन आज करीब करीब एकदम अब भाजपा स्पेयर नहीं कर सकती कि वो नीतीश कुमार की उपेक्षा करे। इसलिए कि अगर नीतीश कुमार की उपेक्षा करेंगे और नीतीश कुमार अगर उन्होंने अगर कोई ड्रास्टिक डिसीजन लिया तो केंद्र में सरकार गिर जाएगी। तो ये अभी मतलब स्पेयर नहीं कर सकते इसको, इसलिए नीतीश को साथ में लेके चलना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार को आप बलपूर्वक, कुचक्रपूर्वक, साजिश करके अब आप इस स्थिति में, जनादेश की स्थिति में आप उनको साइडलाइन नहीं कर सकते। सर एक और सवाल क्या लग रहा है, लालू की राजनीतिक परिवार, उसकी साख, दोनों बेटे बेटियां, और लालू का इस चुनाव में एकदम बाहर ही रहना, उनका नाम तक न लेना, सर बस क्या लग रहा है? देखिए एक बात बताएं, बहुत ही अच्छा और एकदम पर्टिकुलर सवाल है मौके पर कि देखिए आपको कुछ दिन थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाए कि लाल किले से भी नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था सर कि आप भ्रष्टाचारियों का नाम लेना बंद कर दें, भ्रष्टाचारियों का सम्मान करना बंद कर दें, भ्रष्टाचारियों को माला पहनाना बंद कर दें, भ्रष्टाचारी किल होने लगेंगे। ये आपने जो शुरुआत में कहा ना कि इस बिहार के चुनाव ने, जनादेश ने कई धाराएं दी हैं, ये एक धारा ये भी दी है कि करप्ट का नाम लेना बंद कर दीजिए। तो इसलिए रवि आपने नाम ले लिया है और मैं भी उसका जिक्र करते हुए उसका नाम बंद कर रहा हूं कि भ्रष्टाचार जो करेगा उसकी गत यही लालू यादव की तरह और तेजस्वी और जो भी ये कुनबा है उनका, वो उसका होने वाला है। और ये जो परिवारवाद की राजनीति है उसके इतिश्री का समय आ गया। अब इसकी शुरुआत होगी तमिलनाडु से और इसकी शुरुआत होगी बिहार से, बंगाल से। तो सर क्या लग रहा है कि बिहार का जो इलेक्शन रिजल्ट आया इस बार 2 साल बाद 2027 में यूपी का चुनाव है, कि जैसे यूपी के चुनाव की बात है तो देखिए एक तो पूरी तैयारी जो होती है वो आपको दिखाती है कि वो चीजें पॉलिटिकली चल रही हैं कि नहीं। तो जैसे आप देखिए कि योगी सरकार की जो तैयारी चल रही है उसमें आप ये देखिए कि ओबीसी को लेकर, हाँ, शेड्यूल कास्ट को लेकर, शेड्यूल ट्राइब को लेकर, वनवासियों को लेकर, जो भी डाउन ट्रोडन लोग हैं उनको लेकर जो जिस तरह से एक सॉफ्ट तरीके से एक प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, रन कर रहा है। आप ध्यान दे ही रहे होंगे, आप एक प्रखर जर्नलिस्ट हैं, आपने भी देखा होगा कि ओबीसी को लेकर एक जबरदस्त छात्रवृत्ति का वितरण हुआ है ना, लैपटॉप्स दिए जा रहे हैं छात्रों को एक अपनी तरफ करने का, ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावासों की व्यवस्था हो रही है, हाँ, उनके लिए तमाम सुविधाएं मिल रही हैं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो है ये बातें असर नहीं करेंगी? दूसरा ये है कि सेंटिमेंट की बात जो आप कर रहे हैं ना कि बिहार और यूपी और बंगाल ये तीनों एक साथ जुड़ा हुआ इसलिए है कि इन तीनों के सीमाई कनेक्शन है, सांस्कृतिक संबंध भी सर कह लीजिए, सीमाई कनेक्शन नहीं, हम उस पर स्पेसिफिक है, सीमाई कनेक्शन है। यूपी नेपाल से जुड़ा हुआ है, बिहार नेपाल से जुड़ा हुआ है और बंगाल नेपाल से जुड़ा हुआ है। अब आप ये देखिए कि ये नेपाल में जो कुछ भी गतिविधियां हुई और उन गतिविधियों की वजह जो भी है वो दूसरा देश है, हम अभी उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन गतिविधियों को भारतवर्ष में दोहराने की जो साजिश हुई उसके लिए जो उकसावा दिया गया, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन, लेकिन आप समझ रहे हैं कि वो जो है विदेशी साजिशें हैं और अंदरूनी जो शक्तियां हैं वो सब मिलके जेन जी के नाम पे, जेन जेड के नाम पे और झूठ मूठ के नाम पे वो जो है देश को बांग्लादेश बनाने की जो तैयारी थी, वो आप जिस सेंटिमेंटालिटी की बात कर रहे हैं, सेंटिमेंटालिटी का एक हिस्सा वो भी है, इसलिए कि मैं जिस जिले से आता हूं वो जिला नेपाल से जुड़ा हुआ जिला है। आपको मैंने कई बार बताया कि मेरे गांव में नेपाल का पैसा चलता है, हाँ, इधर बहुत सारे घर हैं जिनका दरवाजा नेपाल की तरफ खुलता है और इधर है, वो जो है वहां जब जाएंगे तो आपको वो पूरा पता चलेगा कि अगर कोई शक्ति भारतवर्ष के इस इलाके को काठमांडू बनाने की कोशिश कर रही है तो उसको बिहार का लोग मार डालेगा। तो बिहार का लोग मारेगा कैसे? तो वो वोट में अभिव्यक्त होगा, वो जनादेश में अभिव्यक्त होगा, मार डाला, है ना। तो ये सेंटिमेंट जो है आप उत्तर प्रदेश के
तमाम सीमांत जिले जो हैं, सीमाई जिले हैं, वहां पर यही सेंटिमेंट है। एक मैसेज गया। और आपको बता रहे हैं कि ये जो योगी हैं, ये और उसके पीछे जो तमाम जो नेतृत्व शक्तियां हैं, वो सब जो काम कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारियां हैं। यूपी का चुनाव बाद में आएगा, बंगाल पहले आएगा। तो बंगाल में द्वारबंग, जैसे दरभंगा जो है वो द्वारबंग है, दरभंगा तो अपभ्रंश है, वो द्वारबंग है, बंगाल का दरवाजा है। तो बंगाल का दरवाजा जहां से खुल रहा है, तो हवा भी तो चल रही है ना। और मोदी ने तो अपने भाषण में कहा ना कि पटना से जो गंगा चलती है वो बंगाल ही जाती है। तो ये जो है बंगाल में एक बड़ा सेक्शन है जो बहुत सारी चीजों से उबा हुआ है, और उसका मुझको लगता है कि उसका कोई असर होगा। दिस इज वेरी अर्ली टू से। सर एक आखिरी सवाल, पीके अपने होम स्टेट में ही फेल हो गए कि प्रशांत किशोर को बिहार के लोगों ने, मैं इधर मुखातिब होकर कह रहा हूं कि प्रशांत किशोर को बिहार के लोगों ने बहुत ही गंभीरता से लिया था शुरुआत में, और उनकी बहुत ही पॉजिटिविटी थी। यहां तक कि बहुत सारे लोगों ने, इंटेलेक्चुअल्स में ये भी बात थी कि सब लोगों को प्रशांत किशोर के साथ जाना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि वो कहते हैं ना कि मान और मर्यादा को संभाल कर रखना चाहिए। इसलिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि वो कहते हैं ना कि पैसा अगर अचानक आ जाए तो आदमी असंतुलित हो जाता है, सम्मान अचानक आ जाए असंतुलित होने लगता है, और वहीं अगर सारगर्भिता से उसको अगर लेते आप तो वो साख के रूप में क्रिएट होता नहीं। प्रशांत किशोर जो है वो अपस्टार्ट हो गए, उन्होंने बैलेंस खो दिया, और उसके बाद जो सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर उन्होंने जो जिस तरह से वाचाल की तरह बोलना शुरू कर दिया, और उसमें ये भी नहीं देखते थे कि कोई मीडिया वाला अरे आप क्या बोलिएगा, आप छोड़िए। तो पब्लिक ने समझ लिया कि इनको अगर सत्ता मिलेगी तो ये अरविंद केजरीवाल से भी ज्यादा खराब है ना। तो इसलिए पब्लिक ने उनको शुरुआत में ही खारिज हो गया, और मैं आपको कह रहा हूं कि ये अब दोबारा पनप भी नहीं सकते, इसलिए कि इन्होंने अपनी विनम्रता खो दी है, और विनम्रता खोने का एक बड़ा लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, और इनको जल्दी ये उससे उबर नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल, बस बहुत टू द पॉइंट, कि सर लोकतंत्र में कहीं ना कहीं कहते हैं कि सर आपने भी कई बार ऐसा लिखा, हम लोग को साथ पढ़ाया भी, बताया भी, कि लोकतंत्र में कहीं चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, विपक्ष थोड़ा मजबूत होना चाहिए। तो यहाँ तो विपक्ष सर बिहार में गया, क्या लगता है अराजकता की स्थिति बन सकती है? बिहार में नहीं, पूरे देश में विपक्ष नहीं है। तो सर ये एक सवाल है कैसे? हाँ, तो ये सिर्फ सवाल है, ये भारतीय लोकतंत्र पर सवाल है, ये हमारे और आपके सामने सवाल नहीं है केवल, ये पूरे भारतीय लोकतंत्र के सामने सवाल है कि पूरा का पूरा विपक्ष एक हास्यास्पद स्थिति में आ गया है। तो इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना चाहिए, और इस पर एक नए लीडरशिप को खड़ा होना चाहिए। माइंड इट, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, मैं कोई भी पार्टी खराब थोड़ी है, लोग खराब होते हैं। तो आप जो अच्छे लोग हैं वो इस पार्टी को उबारें, इन दोनों पार्टियों को उबारें। बिहार में जैसे मान लीजिए कि जनता दल है, यूपी में समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस है सेंटर में। तो इन सब के जो अपने जो लीडर्स हैं, जो अच्छे लीडर्स हैं, अच्छे विचारक हैं, उनको अपने इन कोढ़ से मुक्ति पाना होगा, और नहीं तो बीजेपी एक पार्टी है, नाम ठीक है, नाम तो लेना ही है, लेकिन इन लोगों को यह भी फायदा मिल रहा है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है। तो विकल्पहीनता का फायदा अगर किसी पार्टी को मिले तो ये डेमोक्रेसी की शर्त नहीं होती। डेमोक्रेसी की शर्त यह होती है कि दो बेहतर विकल्प में हम कोई एक बेहतर विकल्प चुने, ये नहीं कि एक खराब विकल्प हो और एक अच्छा विकल्प हो, नहीं। तो एक अगर मान लीजिए कि दो विकल्प बराबर के हैं तो उसमें चुनना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यह है कि यहां जो है ये बीजेपी को या एनडीए को विकल्पहीनता का एक बड़ा फायदा मिल रहा है। तो इसको विपक्ष के नेताओं को ही सोचना चाहिए, शशि थरूर जैसे नेताओं को सोचना चाहिए, या ऐसे तमाम लोगों को सोचना चाहिए जो अपने एक इंडिपेंडेंट विचार के लिए जाने जाते हैं, और वो अपेक्षा है कि उनके इंडिपेंडेंट विचार उनकी पार्टी से भी झलके, है ना। तो सर ने बताया कि राजनीति की विकल्पहीनता भी बहुत बड़ा एक सवाल है, हास्यास्पद स्थिति है भारतीय राजनीति की। धन्यवाद।